हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज। आज दिनांक 28/1/21 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्पर्श गणित शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण अपना रहेगा गणित शिक्षक आदर्श शिक्षक की विशेषता। आदर्श शिक्षक की विशेषता है। देखो, शिक्षक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षक हर कोई बनता है, लेकिन एक आदर्श शिक्षक, एक शिक्षक में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षक में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कोई शिक्षक के कौन से कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो एक आदर्श शिक्षक माना जा सके, आदर्श शिक्षक उसको कह सके। शिक्षण प्रक्रिया 3 सूत्रों पर आधारित है। शिक्षण प्रक्रिया 3। अब शिक्षण प्रक्रिया कितने, शिक्षण प्रक्रिया किस किस पर डिपेंड है? एक तो है अध्यापक, दूसरा है बालक, या अपन बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तंभ होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण कब मानी जाती है? जिसमें 3 अंग होना जरूरी है, जिसमें पहला है शिक्षक और शिक्षार्थी। अब इन दोनों के बीच में जो मीडियम बनता है वो क्या होता है? विषय सामग्री। इसके क्या बोलते हैं? विषय सामग्री। इन दोनों के बीच में जो होता है वो कौन होता है? विषय सामग्री। यानी शिक्षक के द्वारा जो विषय सामग्री शिक्षार्थी को पढ़ाई जाती है वो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। यानी शिक्षक क्या पढ़ाएगा? विषय सामग्री को पढ़ाएगा। विषय सामग्री किसको पढ़ाएगा? शिक्षार्थी को पढ़ाएगा। यानी जो शिक्षक ज्ञान ट्रांसफर करता है किसको करता है? शिक्षार्थी को करता है। अपना ज्ञान है या किसी विषय वस्तु के बारे में बताता है तो वो कौन बताता है? शिक्षक। और शिक्षक किसको बताएगा? शिक्षार्थी को। लेकिन शिक्षार्थी को क्या बताएगा? विषय सामग्री। यानी जो उसको बताना चाहिए, जिस आयु का है, जिस कक्षा का है, उसके स्तर के अनुसार वो विषय सामग्री शिक्षार्थी को बताता है। लेकिन हमें आदर्श शिक्षक के बारे में पढ़ना है। यानी ये तो दोनों की बात है, विषय सामग्री और शिक्षार्थी। जब तक एक शिक्षक के अंदर विशेषताएं अच्छी नहीं हो, या गुण अच्छे नहीं हो, या व्यवसाय के प्रति वो एक ईमानदार ना हो, उत्तरदायित्व ना हो, तो फिर वो विषय सामग्री को शिक्षार्थी तक कैसे पहुंचाएगा? यानी जो शिक्षण प्रक्रिया वो कौन होती है? इन 3 अंगों से होती है, शिक्षक, विषय सामग्री और शिक्षार्थी। विषय सामग्री अपन बोलते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में शिक्षक भी होगा, अब शिक्षार्थी भी होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगी? पुस्तक या मटेरियल या विषय सामग्री, विषय वस्तु, इनको बोलते हैं अपन विषय सामग्री। ठीक है। अतः अध्यापक को न केवल विषय वस्तु बल्कि बालक की प्रकृति से भी परिचित होना चाहिए। यानी अब जैसे आप कोई भी विषय शिक्षक पढ़ा रहा है, अब जैसे मान लो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा है? कंप्यूटर। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, तो इस शिक्षक को ध्यान होना चाहिए कि कंप्यूटर के बारे में शिक्षार्थी कितना जानते हैं। अब ये कंप्यूटर क्या है? विषय सामग्री। शिक्षक को पता होना चाहिए, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर के बारे में शिक्षार्थी कितना जानते हैं। कई बार यह भी होता है कि शिक्षक कंप्यूटर के बारे में
लेकिन शिक्षार्थी भी दो तरह के होते हैं, एक ग्रामीण होता है, ठीक है, और एक शहरी होता है, ग्रामीण और शहरी। अब ग्रामीण में आप कंप्यूटर के बारे में बताओगे तो उनको कम नॉलेज होगा, क्या होगा, कम नॉलेज होगा, और शहरी को बताओगे तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि अधिक नॉलेज है, ये ग्रामीण से ज्यादा रखते हैं, ये ग्रामीण से ज्यादा रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर की जो चीज है, टेक्निकल जो चीज है, वो शहरी के जो छात्र होते हैं या शहरी के जो लोग होते हैं वो टच में, संपर्क में ज्यादा होते हैं, संपर्क। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो संपर्क में रहने वाली चीजें हमेशा जल्दी याद होती है, और वो ये हमेशा चिरस्थायी रहती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो ग्रामीण लोगों के पास में ये सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं नहीं होने के कारण उनके पास में जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो शहरी लोगों से कम होता है। तो अब ये तो मैंने बात बताई, तो ये शिक्षक कंप्यूटर के बारे में इन ग्रामीणों को कैसे बताएगा और इन शहरी शिक्षार्थियों को कैसे बताएगा, इसके बारे में शिक्षक के बारे में इसका नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ये ज्ञानपूर्ण रखता है, लेकिन ज्ञान को किस तरह से, सामने वाला शिक्षार्थी किस तरह का है, उसका माहौल, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी जो ज्ञान बुद्धिलब्धि, उन सभी को देखते हुए वो ज्ञान देगा। ऐसा नहीं है अब जैसे ग्रामीण, आपने ये बता दो कि कंप्यूटर के बारे में बताना, अब कंप्यूटर में जैसे प्राथमिक क्लास के बच्चे और एक उच्च स्तर के बच्चे, मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चे जैसे कॉलेज वाले, अब इनको पढ़ाने का तरीका अलग है और एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है, क्योंकि कॉलेज के बच्चे पहले से ही उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसको जब पढ़ाते हैं तो इसके बारे में, इस कंप्यूटर के बारे में मोटी मोटी चीज बताएगा, गहराई वाली बताएगा, सूक्ष्म शिक्षण बताएगा कि कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर किस क्षेत्र में उपयोग में आता है। देखिए, प्राथमिक बच्चों को पढ़ाएगा तो किस तरह से पढ़ाएगा कि आपने टीवी देखी है, टीवी के जैसा कंप्यूटर होता है, इस तरह से। लेकिन हाँ, बड़े बच्चों को आप ऐसा नहीं बोलेंगे, बड़े बच्चों को तो पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो एक शिक्षक के पास में, मतलब आज के जो जमाने में शिक्षक नहीं बनना है, बल्कि मनोवैज्ञानिक शिक्षक बनना है, मनोविज्ञान शिक्षक बनना है। कैसा शिक्षक बनना है? मनोवैज्ञानिक शिक्षक। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि शिक्षार्थी के ज्ञान के बारे में व्यक्तिगत रूप से जाने, व्यक्तिगत उसके स्वभाव के बारे में जाने, व्यक्तिगत उसकी प्रकृति के बारे में जाने, उसकी हर हरकत को जाने, तभी वो ज्ञान सही तरह से उनको दे पाएगा। जब तक हम कहते हैं कि कोई भी कार्य योजना बनाते हैं तो कार्य योजना बनाने से पहले हम लोकेशन देखते हैं, हम उसकी प्रकृति देखते हैं, हम वातावरण देखते हैं। आज जैसे कोई भी उद्योगपति होता है, उद्योगपति पहले फैक्ट्री डालता है, लेकिन फैक्ट्री डालने से पहले उस आसपास का एरिया देखता है, आसपास का एरिया देखता है कि मैं जब फैक्ट्री डालूंगा तो मेरी फैक्ट्री वो चलेगी कि नहीं चलेगी, वहां पे पानी की सुविधा कैसी है, मेरे को कच्चा माल कैसा मिलेगा, वहां पे वाहनों की सुविधा कैसी है, वहां पे रोड बने हैं या नहीं बने हैं, वहां पे सरकार का कितना मतलब कि राजनीतिक कितना मतलब वहां पे मतलब माहौल है। उन सभी चीजों को देखते हुए फिर उसके बाद में अंत में वो फैक्ट्री वहां पे स्थापित करता है। वो पहले से स्थापित नहीं करता है, उन सभी चीजों को देखना पड़ता है, तभी उसको वहां से उस फैक्ट्री से 2 पैसे की कमाई होती है या ग्रोथ होती है या विकास होता है। अगर उन चीजों को अगर बिना देखे ही अगर वो फैक्ट्री स्थापित कर देता है तो शायद हो सकता है उसके आगे जाके नुकसान भी हो। तो ऐसे के ऐसे ही अगर हमें शिक्षार्थी को ज्ञान देना है, शिक्षार्थी को कुछ जानकारी देनी है, तो शिक्षार्थी के स्वभाव के बारे में, शिक्षार्थी की प्रकृति के बारे में हमको जानना जरूरी है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान उसको कहाँ तक सार्थक है, वो ज्ञान किस तरह से वो अपने मतलब ग्रहण करेगा, या वो जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसके लिए कितना कठिन है, कितना सरल है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान देता है। केवल शिक्षक के पास में ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, या शिक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान
या अपन बोलते हैं विषय का विशेषज्ञ या विषय ज्ञाता होना जरूरी नहीं है। उस विषय को शिक्षार्थी तक कैसे पहुंचाया जाए वह ज्ञान होना जरूरी है। कैसे पहुंचाया जाए वह ज्ञान होना जरूरी है। कैसे हम उसको और सरल कर सके वह ज्ञान होना जरूरी है। तो आज हम उसी आदर्श शिक्षक की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आज का जो युग है वो एक वैज्ञानिक युग है, एक मतलब है कि बहुत फास्ट युग है। अगर हम बच्चों को उस आज के युग में अगर बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो एक शिक्षक को हर तरह का ज्ञान रखना जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बैंक होती है, बैंक ग्राहक से पैसा लेती है। बैंक क्या करती है? बैंक ग्राहक से पैसा लेती है। उसको ये कहती है कि आपका जैसे पैसा है, कोई भी पैसा है हम डबल करके देंगे। हम क्या करके देंगे? डबल। 500 में हम क्या करके देंगे? डबल करके देंगे। लेकिन जब बैंक इसका चौगुना नहीं कर सकी, चौगुना नहीं करेगी तो इसको डबल कैसे करके देगी? इसका मतलब ये बैंक के पास 4 गुना इसका पैसा 4 गुना करना आना चाहिए। बैंक के पास जब उसका ग्राहक का पैसा जाता है तो बैंक वाले को उसका 4 गुना आना चाहिए, 4 गुना उस पैसों को करना आना चाहिए, तभी उसको ग्राहक को डबल करके देगा। क्यों? बैंक कोई कमाने नहीं जाती है, बैंक पैसा का ही पैसा बनाती है। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक को अगर पूर्ण ज्ञान देना है, शिक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान देना है, तो शिक्षक के पास में हर तरह का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तभी वो एक शिक्षार्थी को संतुष्ट कर सकता है, शिक्षार्थी को हर प्रकार से ज्ञान दे सकता है। ठीक है, तो ये था शिक्षण प्रक्रिया। आज हम इतना ही करेंगे, कल और बताएंगे। ठीक है।